बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। बेटा आज हमने यूएचएस का यूनिट नंबर 5 डिस्कस करना है और यूनिट नंबर 5 के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक है, पहले मैं यूनिट नंबर 5 का नेम मेंशन कर देता हूँ। यूनिट नंबर 5 और यूनिट नंबर 5 है बेटा वैरायटी ऑफ लाइफ का। और यूएचएस का ये वो यूनिट है जिसके अंदर आउटलाइंस मिनिमम दी हुई है और बच्चे जो है वो कंफ्यूज हैं कि इसके अंदर हमने पढ़ना क्या क्या है। तो बेटा उसके लिए ना जितना आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा सिर्फ आपने उतना ही याद करना है, क्योंकि यूनिट नंबर 5 के अंदर यूएचएस की तरफ से बेसिक आउटलाइंस नहीं दी हुई, तो हमने इंट्रोडक्शन और बेसिक चीज़ों की तरफ जाना है। जैसे कि यूनिट नंबर 5 के अंदर पहला जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस, प्लस साथ में दिया हुआ है एड्स को आप एक्सप्लेन कर दें। पहला टॉपिक ये है। जो दूसरा टॉपिक है उसके अंदर जो फर्दर आउटलाइंस हैं वो है बैक्टीरिया, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया। साथ ही किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी है, किंगडम प्रोटिस्टा। ठीक है, अगर आप अपने बुक के अंदर देखेंगे तो ये आपको पूरे पूरे चैप्टर्स मिलेंगे। किंगडम प्रोकैरियोट्स है, किंगडम फंजाई है, किंगडम एनिमेलिया है, किंगडम प्लांटी है और किंगडम प्रोटिस्टा है। इसके अंदर बेटा जो हमने फॉलो करना है जिन आउटलाइंस को, वो बैक्टीरिया के अंदर तो हमने उन आउटलाइंस को फॉलो करना है जो हमारे पास पिछले सिलेबस के अंदर गिवन है। फंजाई के अंदर भी हमने उन्हीं आउटलाइंस को फॉलो करना है। ये जो प्लांटी है ये फर्स्ट टाइम आया, प्रोटिस्टा भी फर्स्ट टाइम आया, तो इसके अंदर हमने जिन आउटलाइंस को फॉलो करना है वो है इनका बेसिकली इंट्रोडक्शन क्या होता है, इनकी क्लासिफिकेशंस की जो टेबल दी हुई है और उन क्लासिफिकेशंस की टेबल्स के अंदर अगर कोई एग्जांपल्स गिवन है तो सिर्फ उस चीज़ को हमने फॉलो करना है। एनिमेलिया के हवाले से दो बातें। पहले तो हम एनिमेलिया के हवाले से पिछली आउटलाइंस को भी फॉलो करते हैं। ठीक है, जो पहले पढ़ाया जाता था वो यही था कि जो आपके पास 5 फाइलम दिए हुए थे जिसमें फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस, फाइलम एस्केलमिन्थिस, फाइलम एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये 5 फाइलम है। यानी कि किंगडम एनिमेलिया का इंट्रोडक्शन और साथ में जो 5 फाइलम गिवन है ना उनको हम सिर्फ उनकी मेडिकल इंपॉर्टेंस देख लें, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम स्टडी ना करें। तो ये वो पिछले जो हमारे पास सिलेबस था उसकी आउटलाइन थी, तो हमने इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके आगे चलना है। सबसे पहले बेटा दिया हुआ है वायरसेस से रिलेटेड। वायरसेस क्या होते हैं? देखिए बेटा इसके हवाले से ना हमने जो आउटलाइंस के अंदर है वो स्ट्रक्चर है, लेकिन हमने ब्रीफ सा ना इसकी डिस्कवरी को भी देखना है। वायरसेस को एट द टाइम ऑफ लुईस पास्चर एंड रॉबर्ट कॉच के टाइम पे वायरसेस को कंसिडर किया जाता था कि इट इज एक्चुअली पॉइजन एंड नथिंग एल्स, कि ये ना एक जहर है, पॉइजन है, एंड दैट पर्टिकुलर पॉइजन इज एसोसिएटेड विद द डिजीज एंड डेथ। यानी कि ये पर्टिकुलर पॉइजन जिस भी इंडिविजुअल के अंदर चला जाता है उसको वो डिजीज कॉज करता है और अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है। स्टार्ट के अंदर वायरसेस का ये कॉन्सेप्ट बना हुआ था। आहिस्ता आहिस्ता पता चला कि जो वायरसेस है ना ये बेसिकली कंपोज हुए हैं, दीज आर एक्चुअली द इन्फेक्शियस पार्टिकल्स। वायरसेस जो है वो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं which are composed of the nucleic acid। उस न्यूक्लिक एसिड में either DNA और RNA surrounded by the protein coat।
तो पहले वायरसेस को पॉइजन कंसिडर किया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वायरसेस को मजीद स्टडी किया गया तो पता चला कि ये ना इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं। ऐसे इन्फेक्शियस पार्टिकल्स हैं जो बेसिकली न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल है और उस न्यूक्लिक एसिड के बाहर जो है वो एक प्रोटीन कोड भी मौजूद है, तो वायरसेस का उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आ गया। उसके बाद बेटा वायरसेस से रिलेटेड ना कि वायरसेस जो है ये 5 टर्म गिवन है, 4 है बल्कि मैं लिख देता हूँ। पहला है विनोम और यहां से एमसीक्यू कैसे आते हैं। दूसरा है विरियन, तीसरा है प्रियॉन्स और फिर हमारे पास लास्ट जो टर्म है वो हमारे पास है विरियोइड्स की। यही चारों ऑप्शंस भी हैं, ए बी सी डी। ठीक है, सबसे पहले आपसे पूछ लिया जाए कि वायरसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड वायरसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम विच लैंग्वेज। तो उसके लिए बेटा आंसर है कि वर्ड वायरसेस इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन एंड दैट पर्टिकुलर लैटिन वर्ड इज एक्चुअली द विनोम। और इस विनोम का मतलब क्या है? विनोम का मतलब है पॉइजनस फ्लूइड। पॉइजनस फ्लूइड, ठीक है। विरियन क्या होता है? विरियन को हम कहते हैं कि कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल। कंप्लीट मैच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोकैप्सिड। इस न्यूक्लियोकैप्सिड को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये हमें पता चल गया विरियन है। प्रियॉन्स क्या है? प्रियॉन्स के बारे में हम कहते हैं दीज आर एक्चुअली द इन्फेक्शियस प्रोटीन्स। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स हैं लीस्ट अंडरस्टूड पार्टिकल्स, जिन्हें अभी तक मुकम्मल तौर पे समझा नहीं जा सका। इनके अंदर जो डीएनए होता है या आरएनए होता है वो एब्सेंट होता है प्रियॉन्स के अंदर, बल्कि इनकी जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है वो किसके अंदर मौजूद होती है? इस प्रोटीन्स के अंदर मौजूद होती है। और ये जो प्रियॉन्स होते हैं ना, इनके बारे में याद रखिएगा कि दे कैन कॉज द मैड काउ इन्फेक्शन एंड मिस्टीरियस ब्रेन इन्फेक्शन। ठीक है, ये हमें पता चल गया किसके बारे में? प्रियॉन्स के बारे में। आखिरी बात रह गई विरियोइड्स की। विरियोइड्स जो है वो हमारे चैप्टर नंबर 5 जो वायरसेस का गिवन है उसके अंदर नहीं है, लेकिन अगर आप बिल्कुल लास्ट के अंदर जहां आपके चैप्टर 14 का इख्तिताम होता है उसके बाद अगर आप समरी देखें वहां पर कुछ टर्म्स गिवन है, उसमें विरियोइड भी है। विरियोइड हम कहते हैं ऐसे वायरसेस हैं विच आर कंपोज्ड ऑफ आरएनए ओनली। तो देखें हमें अंदाजा हुआ कि वायरसेस जो हैं ऐसे भी हैं जिनके अंदर डीएनए भी मौजूद होता है एंड इट इज सराउंडेड बाय द प्रोटीन कोड। तो हमने कहा ये न्यूक्लियोकैप्सिड पर मुश्तमिल है। मैंने आपको कहा कि हम न्यूक्लियोकैप्सिड को आगे डिटेल से देखते हैं। कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल है और कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनके अंदर प्रोटीन भी एब्सेंट है, बल्कि किसके ऊपर मुश्तमिल है? दे आर कंपोज्ड ऑफ द आरएनए। तो ये हमें जो है वो कुछ बातें पता चली वायरसेस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं फर्दर के बेसिकली ना वायरसेस को सबसे पहले जो है स्टडी किसने किया था और उसके बाद बाकी बातें। तो याद रखिएगा कि एक एमसीक्यू ये भी आता है, ऑप्शन लिख देता हूं। अल्फा ऑप्शन हमारे पास है वायरल डिजीजेस, बीटा ऑप्शन है बैक्टीरियल डिजीजेस, चार्ली ऑप्शन है फंगल डिजीजेस और डेल्टा ऑप्शन है ऑल ऑफ दिस। एमसीक्यू पूछ लिया जाता है कि द फर्स्ट इन्फेक्शियस डिजीज अगेंस्ट विच द इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन वाज डेवलप्ड। तो वो इनमें से कौन सी है? तो बेटा वो उनमें से वायरल डिजीज है।
वायरल डिजीज वो सबसे पहली इन्फेक्शियस डिजीज है जिसके खिलाफ इफेक्टिव मेथड ऑफ प्रिवेंशन डेवलप किया गया था, और वो मेथड डेवलप किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने। और उसने क्या किया था? एडवर्ड जेनर ने वैक्सीनेशन की टेक्निक डेवलप की थी और वैक्सीनेट किया था उसने 8 ईयर काउबॉय को। ठीक है, तो एडवर्ड जेनर के बारे में याद रखिएगा, इसने वैक्सीनेशन की टेक्निक डेवलप की थी। एक साइंटिस्ट वो भी था जिसने सारा का सारा क्रेडिट ले लिया एडवर्ड जेनर से, और उसका नाम था लुईस पास्चर। क्यों क्रेडिट ले लिया? क्योंकि इसने वैक्सीनेशन की टर्म यूज की थी। ठीक है बेटा, कुछ और साइंटिस्ट भी हैं, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। एक का नाम है चार्ल्स चैम्बरलैंड। क्या नेम है एक का? चार्ल्स चैम्बरलैंड। चार्ल्स चैम्बरलैंड ने क्या किया था उसे हम देख लेते हैं। चार्ल्स चैम्बरलैंड, एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है इवानोस्की, और एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्टैनले, और लास्ट में लिख देता हूं ट्वर्ट एंड डी हैरले। 2 साइंटिस्ट हैं, ये 4 हैं। इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ देख लेते हैं। ये हमारे यूएचएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं है, क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस को स्टडी करना है। तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ से जो है वो डिस्कवरी और स्ट्रक्चर मिक्स हुआ हुआ है, यहाँ से कोई एमसीक्यू आ जाए। तो जो चार्ल्स चैम्बरलैंड था उसने कहा था कि जो वायरसेस हैं, बैक्टीरिया जो होते हैं ना, दे कैन नॉट पास थ्रू द पोर्सिलेन फिल्टर। एक फिल्टर पेपर इन्होंने बनाया जिसको इन्होंने पोर्सिलेन फिल्टर पेपर का नाम दिया, जिसके अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद थे, माइक्रोस्कोपिक पोर्स। और इन्होंने कहा कि बैक्टीरिया उसमें से नहीं गुजर सकते, बल्कि इन्होंने कहा कि वो वायरसेस, ठीक है, जो रेबीज कॉज करते हैं, दे कैन पास थ्रू दिस पोर्सिलेन फिल्टर पेपर। रेबीज कॉजिंग एजेंट्स कैन पास थ्रू दिस पोर्सिलेन फिल्टर पेपर। और बाद में इन्होंने कहा कि यही जो रेबीज कॉजिंग एजेंट है ना, वो वायरसेस है। इवानोस्की ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो टोबैको मोज़ेक वायरस होता है ना, इट इज आल्सो द फिल्टरेबल। स्टैनले वो साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले वायरसेस को प्योरीफाई करके स्टडी किया, प्योरीफाइड एंड देन स्टडी। प्योरीफाइड भी किया, क्रिस्टलाइज भी किया, और उसके बाद इसने स्टडी किया, ये वो स्टैनले था। ट्वाइट एंड डी हैरले ने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में बात की। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज के बारे में। तो ये हमने पढ़ा कुछ डिस्कवरी से रिलेटेड। हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, और वो है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। जो बेटा स्ट्रक्चर ऑफ वायरस है ना, उसके अंदर आपको 2 मेन चीजें नजर आएंगी। क्या क्या? एक बेटा आपको उसके अंदर नजर आएगा कोर, दूसरा उसके अंदर नजर आएगा कैप्सेट। तो हम कहते हैं कि जो एक कंप्लीट मेच्योर इंफेक्शियस पार्टिकल होता है ना, इट इज नोन एज द विरियन। और जो विरियन होता है उसके अंदर आपको 2 चीजें नजर आ रही हैं, एक कोर है, एक कैप्सिड है। कोर याद रखिएगा ये इनर पार्ट होता है किसी भी वायरस का। कैप्सिड जो होता है ना, ये आउटर पार्ट है। इस वजह से हम इसको कोट का नाम भी देते हैं कि कोर को ना सराउंड किया हुआ होता है बाहर एक कोट ने। जैसे हम शर्ट पहनते हैं ना, शर्ट के ऊपर हम पहन रहे हैं कोट, ठीक है। तो जो कोट है वो बेसिकली कैप्सिड, और नीचे जो शर्ट है ना, उसे हम कह सकते हैं कि ये कोर है बेसिकली। तो मैंने आपको एग्जांपल से इलैबोरेट किया। देखिए कोर किस चीज से मिलके बना हुआ होता है? कोर इज कंपोज्ड ऑफ द न्यूक्लिक एसिड। उस न्यूक्लिक एसिड के अंदर जो है या तो डीएनए हो सकता है या आरएनए हो सकता है, दोनों नहीं होंगे।
तो हम कहते हैं कि कोर इज आइदर कंपोज्ड ऑफ डीएनए और आरएनए। कोर के बाहर कैप्सिड है, और कैप्सिड किस चीज से मिलके बना हुआ है? कैप्सिड जो है वो प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। ये जो कोट होता है ना, ये प्रोटीन का होता है। अगर आप इस कैप्सिड को देखेंगे ना, तो ये कैप्सिड जो है वो छोटे छोटे सब यूनिट से मिलके बना हुआ है, और उन सब यूनिट्स को हम नाम देते हैं कैप्सोमेयर्स का। यहां से एक एमसीक्यू लाजमी आता है बेटा, अक्सर देखा गया एमसीक्यू, और वो क्या आता है? नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स का। नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स की दो एग्जांपल दी हुई हैं। एक आपको एग्जांपल दी है हर्पीज वायरस की, दूसरा आपको एग्जांपल दी है एडिनो वायरस की। जो हर्पीज वायरस है, एडिनो वायरस है, इनके अंदर टोटल नंबर ऑफ कैप्सोमेयर्स कितने हैं? जो हर्पीज वायरस है इसके अंदर है 162 कैप्सोमेयर्स। जो एडिनो वायरस है इसके अंदर है 252। याद कैसे रखना है? देखो एडिनो का अगर आप देखें, पहला ए और डी, ए डी एडिशनल को शो करवा रहा है, तो इसका मतलब है एडिनो वायरस के अंदर ज्यादा होंगे। कितने हैं? 252 है। हर्पीज वायरस के अंदर जो है वो 162 कैप्सोमेयर्स है। हम बात कर लेते हैं कुछ एनिमल वायरसेस की। वो वायरसेस जो एनिमल्स के अंदर डिजीज कॉज करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये जो कैप्सिड होता है ना, यह कोट मौजूद होता है। इस कैप्सिड के बाहर एक एनवेलप भी मौजूद होता है इन केस ऑफ द एनिमल वायरसेस। और इस एनवेलप से रिलेटेड अक्सर एमसीक्यू आता है कि दैट एनवेलप इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द होस्ट। यानी कि वो तमाम वायरसेस जिनके अंदर एनवेलप मौजूद होगा, ज्यादातर एनवेलप जो है वो एनिमल वायरसेस के अंदर मौजूद है। अब ये जो एनवेलप है ये आता कहां से है? बेटा वो एनिमल वायरसेस जिनके अंदर एनवेलप मौजूद नहीं होता, उन्हें हम नाम देते हैं नेकेड विरियॉन्स का। नेकेड का मतलब आपको पता है कि बरहना है, ठीक है। उनके अंदर जो है वो एनवेलप मौजूद नहीं है। हसूल बरकत के लिए कुछ हम वायरसेस की करैक्टरिस्टिक्स की बात भी कर लेते हैं। करैक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरसेस के अंदर बेटा हम कहते हैं कि जो वायरसेस हैं इनको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया जाता है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब वायरसेस को स्टडी किया गया तो पता चला कि जो वायरसेस का साइज होता है वो 20 नैनोमीटर टू 250 नैनोमीटर होता है। 20 नैनोमीटर पॉक्स वायरस, 250 नैनोमीटर जो है वो पार्वो वायरस है। साथ ही पता चला कि जो वायरसेस होते हैं ना, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। यानी कि ऐसे पैरासाइट्स होते हैं जो होस्ट डिपेंडेंट है, यानी कि हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेंगे? होस्ट के ऊपर डिपेंड करेंगे। दे कैन नॉट ग्रो ऑन द आर्टिफिशियल मीडिया। आर्टिफिशियल मीडिया के ऊपर ग्रो नहीं कर सकते, रेदर दे यूटिलाइज द बायोसिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट। उसकी बायोसिंथेटिक मशीनरी को ये इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद हम कहते हैं कि ये जो है वो ग्रो कर सकते हैं, ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। इनके पास अपनी कोई मेटाबॉलिक मशीनरी मौजूद नहीं होती, ठीक है बेटा। वायरसेस के साइज को जब देखा गया तो पता चला कि देयर साइज इज 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर देन द बैक्टीरिया। 10 to 1000 टाइम्स स्मॉलर होता है। करैक्टरिस्टिक्स के बाद, क्योंकि बेटा हम बात कर रहे हैं स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर के अंदर बेटा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज भी आ जाता है। सिर्फ हम बात करेंगे उसके स्ट्रक्चर की, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। बैक्टीरियोफेज बेटा एक ऐसा वायरस है जिसे हम कहते हैं कि इट इज एक्चुअली द बैक्टीरिया ईटर। यानी कि एक ऐसा वायरस है जो ऐसे बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है जिसे हम नाम देते हैं इकोलाई बैक्टीरिया का, ठीक है बेटा। और जो वायरस है उसे हम लैम्डा फेज भी कहते हैं, उसे हम फेज वायरस का नाम भी देते हैं।
उसे हम टी फेज का नाम भी देते हैं। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है ना, इसके अंदर मौजूद क्या होता है, इसके अंदर मौजूद है इसका हेड और इसके अंदर मौजूद है इसकी टेल। हेड को देखें तो हेड एक सिंपल स्ट्रक्चर है, जबकि टेल को देखें तो हमें अंदाजा होता है कि टेल जो है ना वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। हेड जो होता है, हेड को हम कहते हैं कि ये एक पॉलीहेड्रन है, हेक्सागोनल है। और जो हेड होता है ना ये प्रिज्म शेप्ड होता है। जो टेल होती है ये रॉड शेप्ड होती है। पहले हम हेड को देख लेते हैं कि हेड के अंदर क्या क्या मौजूद है, फिर हम देखेंगे टेल को। बेटा हेड के अंदर दो चीजें हैं, एक को हम नाम देते हैं कि बाहर वाला है कैप्सिड, और ये अंदर क्या है बेटा, कोर है। हेड के अंदर दो ट्राइएंगल्स हैं विच आर अटैच टू द कॉमन बेस, जो कि टेल के साथ अटैच है। अंदर क्या मौजूद होता है, अंदर मौजूद होता है डीएनए, क्योंकि बैक्टीरियोफेज इज एक्चुअली द डीएनए वायरस। बाहर कोर है, बाहर कैप्सिड है। कैप्सिड जो होता है वो किस चीज से मिलकर बना हुआ होता है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, अंदर वाला कोर डीएनए पर मुश्तमिल है, बाहर वाला कैप्सिड जो है वो प्रोटीन के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये है इसका हेड। टेल की जब हम बात करते हैं तो हमें अंदाजा होता है ये एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। और टेल के अंदर कौन कौन सी चीजें मौजूद हैं बेटा, टेल के अंदर एक तो आपको टेल का कोर नजर आएगा, टेल की शीथ नजर आएगी। ऑन वन साइड ऑफ द शीथ आपको कॉलर मिलेगा और दूसरी साइड पे शीथ की आपको बेस प्लेट मिलेगी, और इस बेस प्लेट के साथ अटैच होते हैं टेल फाइबर्स। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि जो हेड का कोर था वो डीएनए पर मुश्तमिल था, लेकिन जो कोर टेल का है ना वो प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। एंड शीथ इज कंपोज्ड ऑफ अनदर प्रोटीन। यूजुअली हम कहते हैं कि शीथ के अंदर ना कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। बेस प्लेट है, बेस प्लेट के साथ जो है वो टेल फाइबर्स है, और 6 टेल फाइबर्स है विच आर एक्चुअली द मीन्स फॉर अटैचमेंट ऑफ वायरसेस ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, उसके लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो बेस प्लेट होती है ना, इसके अंदर एंजाइम मौजूद होता है, और उस एंजाइम को हम नाम देते हैं, दैट एंजाइम इज एक्चुअली द लाइसोजाइम। और इस लाइसोजाइम का काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना बैक्टीरिया की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन को, ताकि बेसिकली जो कोर है उसको इंजेक्ट किया जा सके वायरस बैक्टीरिया के अंदर। ये हमने देख लिया बेटा बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को भी। इसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, और जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेटा एड्स से रिलेटेड। एड्स क्या होता है, एड्स को हम कहते हैं कि ये है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या है बेटा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। जिस इंडिविजुअल को एड्स हो जाता है, ठीक है, हम इसका पॉजिटिव एजेंट भी देखेंगे, बाकी बातें भी। सबसे पहले देखें एड्स की डिस्कवरी के हवाले से। एड्स जो है सबसे पहले 2 होमोसेक्सुअल मेल्स के अंदर देखा गया। बाद में एड्स जो है वो हेट्रोसेक्सुअल इंडिविजुअल के अंदर भी देखा गया, लेकिन कैसे देखा गया, थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन देखा गया। और एड्स का जो पॉजिटिव एजेंट था उसका पता नहीं था, लेकिन वक्त के साथ साथ जो है उसके पॉजिटिव एजेंट का भी पता चला। और ये पता चला कि जो लुईस पास्चर है, एक दफा फिर लुईस पास्चर, उसकी लैब के अंदर फ्रांस में एड्स का पॉजिटिव एजेंट सबसे पहले पता चला। ठीक है बेटा, तो एड्स का पॉजिटिव एजेंट होता क्या है, उस पॉजिटिव एजेंट को हम नाम देते हैं HIV का। क्या बेटा नाम देते हैं, HIV का। HIV क्या है, एक रेट्रोवायरस है।
पहले हम रेट्रोवायरसेस के कुछ फीचर्स को भी साथ ही देख लेते हैं कि जो रेट्रोवायरसेस है ना, इन्हें हम कहते हैं कि मोस्ट कॉमनली अकरिंग वायरस है। रेट्रोवायरस को हम ट्यूमर वायरस या ऑन्को वायरस का नाम भी देते हैं। जो रेट्रोवायरसेस होते हैं दे आर एक्चुअली स्फेरिकल इन शेप। रेट्रोवायरसेस को हम कहते हैं कि इनका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर होता है। रेट्रोवायरसेस ज्यादातर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो होस्ट नॉन स्पेसिफिक हैं। रेट्रोवायरसेस के अंदर जो सबसे प्रोमिनेंट इनका फीचर होता है वो होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम है बेटा? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, विच इज इन्वॉल्व इन द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। किसमें इन्वॉल्व है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर इन्वॉल्व है। वो क्या होती है? आरएनए से डीएनए का बनना। और ये जो डीएनए होता है ये इन्फेक्ट करता है किसको? होस्ट को। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेट्रोवायरस है वो आरएनए वायरस है। एचआईवी भी एक रेट्रोवायरस की एग्जांपल है। हम देखते हैं कि जो एचआईवी होता है, हाउ कैन इट ट्रांसमिटेड इनटू द होस्ट। होस्ट के अंदर ये ट्रांसमिट होता कैसे है? इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस। कॉन्टेमिनेटेड सिरिंजेस से ये ट्रांसफ्यूज कर सकता है, या फिर इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। अनसेफ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट की वजह से ये ट्रांसमिट हो सकता है। जिसके अंदर एचआईवी ट्रांसमिट हो जाता है उसके अंदर साइन एंड सिम्टम्स कैसी आती है? यानी कि हम बात कर रहे हैं एक ऐसे इंडिविजुअल की जिसको एड्स हो गया, उसमें क्या साइन एंड सिम्टम्स आएंगी? तो हम कहते हैं कि उसके अंदर सडन वेट लॉस, साथ में इम्यून फेलियर, रेयर वेस्कुलर कैंसर, निमोनिया। सबसे प्रोमिनेंट जो है वो है इम्यून फेलियर। हमने कहा कि रेट्रोवायरसेस जो है वो ज्यादातर होस्ट स्पेसिफिक होते हैं और एचआईवी भी जो है वो होस्ट स्पेसिफिक है। एचआईवी कौन से सेल्स को इन्फेक्ट करता है? याद रखिएगा, एचआईवी जो है वो इन्फेक्ट करता है टी लिम्फोसाइट्स को। और टी लिम्फोसाइट्स में भी सारे टी लिम्फोसाइट्स को नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को करता है। टी लिम्फोसाइट्स, जैसे ही आप इम्यूनिटी वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो आपको अंदाजा होगा कि जो टी लिम्फोसाइट्स होती है ना उसकी काफी सारी टाइप्स हैं। उन टी लिम्फोसाइट्स में कुछ आपको हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स मिलेंगी, कुछ आपको किलर टी लिम्फोसाइट्स हैं, साथ में कुछ आपको मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स मिलेंगे। ये उनमें से सिर्फ और सिर्फ हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है। और हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का काम क्या होता है? रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स। इसका मतलब ये हुआ कि बाहर से आने वाले एजेंट्स जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं होंगे। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है ना वो दो तरह के सेल्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, उनमें से एक तरह के सेल्स हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि इम्यून फेलियर हो जाएगा, बाहर से आने वाले एजेंट्स जो है वो रिकॉग्नाइज ही नहीं हो सकते। ठीक है बेटा, तो एचआईवी जो है वो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को इन्फेक्ट करता है। हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स में भी ये जाके लैंड किधर करता है? तो हम कहते हैं ये जाके लैंड करता है हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी मुंह उठा के हर जगह पे लैंड नहीं करेगा, सिर्फ उधर जाके लैंड करेगा जहां पर CD4 रिसेप्टर बेरिंग साइट मौजूद होगी। CD4
रिसेप्टर बेरिंग साइट मौजूद है, C फॉर क्लस्टर एंड D फॉर डिफरेंशिएशन, क्लस्टर डिफरेंशिएशन साइट। ठीक है बेटा, तो ये CD4 रिसेप्टर बेरिंग साइट के ऊपर जाके लैंड करता है। HIV के स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ HIV कैसा होता है इसका। देखिए बेटा, बाकी वायरसेस की तरह ना इसका भी कोर मौजूद है, इसका भी कैप्सिड मौजूद है। क्या मौजूद है? कोर भी है, कैप्सिड भी है। तो हम कोर भी बनाते हैं, कैप्सिड भी बनाते हैं। ये सबसे पहले है कैप्सिड, और पूछे जाने वाले MCQs को भी हम साथ साथ डिस्कस करते रहते हैं। ये बाहर जो है वो इसका एनवेलप है, एनवेलप के बाहर जो है वो स्पाइक्स मौजूद हैं। बड़ा सोफिस्टिकेटेड वायरस है। जैसे आप देखते हैं ना कुछ बच्चों के अंदर कि वो अपने बालों के स्पाइक्स बनाते हैं, वैसे ये भी एक सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन जिसकी जिंदगी में ये एंटर हो जाए ना उसको ये बर्बाद कर देगा। देखो बेटा, चीजें लेबल कर लेते हैं। ये अंदर है इसका कोर, और कोर किस चीज से मिलके बना हुआ है? RNA से मिलके बना हुआ है, क्योंकि ये एक RNA वायरसेस है। ये आपको RNA के फ्रेगमेंट्स नजर आ रहे हैं। साथ में ये क्या है? ये एक रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जो इसका बेसिकली कैप्सिड होता है ना, ये है कैप्सिड। कैप्सिड किस चीज से मिलके बना है? प्रोटीन से मिलके बना हुआ है। कैप्सिड की शेप कैसी होती है? कैप्सिड की कोनिकल शेप होती है। कैप्सिड के बाहर क्या है बेटा? ये है एनवेलप। क्या है? एनवेलप है। एनवेलप के बारे में याद रखिएगा, इट इज कंपोज्ड ऑफ लिपोप्रोटीन। किस चीज से मिलके बना है? लिपोप्रोटीन से मिलके बना है। ये है एनवेलप स्पाइक्स, और ये स्पाइक्स किस चीज से मिलके बनी है? ये ग्लाइकोप्रोटीन से मिलके बनी है। ये वो MCQ हैं जो हमारी बुक में गिवन नहीं है, लेकिन अक्सर पूछे जाते हैं कि स्पाइक्स इज कंपोज्ड ऑफ द ग्लाइकोप्रोटीन व्हाइल एनवेलप इज कंपोज्ड ऑफ द लिपोप्रोटीन। ठीक है बेटा, तो ये हमने वो HIV के कंप्लीट स्ट्रक्चर को देखा। देखें स्पाइक्स का रोल क्या होता है। जिस तरह से आपने टेल फाइबर्स के बारे में पढ़ा कि टेल फाइबर्स एक्चुअली यूज फॉर द अटैचमेंट ऑफ वायरस ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, वैसे कि स्पाइक्स जो हैं दे आर एक्चुअली यूज्ड फॉर द अटैचमेंट ऑफ HIV ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द होस्ट। हम देखते हैं HIV के लाइफ साइकिल को कि किस तरह से आखिर ये इन्फेक्ट कर रहा होता है। उसके लिए बेटा ये स्ट्रक्चर जरूरी है, सब कुछ ये स्ट्रक्चर ही है, इसी में आपको सारी बातें समझ आ जाएंगी। ये बातें भी आपको बताऊंगा कि कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो होस्ट के अंदर एंटर हो रहे हैं और कौन कौन से स्ट्रक्चर उसके बाहर है, और साथ ही कौन कौन से प्रोसेस जो है वो किधर होने हैं। यही MCQs पूछे जाते हैं। देखिए बेटा, ये है HIV, ये उसके स्पाइक्स हैं, ये अंदर इसका कैप्सिड मौजूद है, साथ में ये RNA फ्रेगमेंट्स, 2 RNA के फ्रेगमेंट्स और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद है। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि इसके कौन कौन से स्ट्रक्चर जो है वो होस्ट के अंदर एंटर होते हैं, कौन से बाहर है। पहले वो लिख देता हूं जो होस्ट के बाहर है। इसका एनवेलप बाहर रहेगा, एनवेलप स्पाइक्स बाहर रहेंगे, जो अंदर एंटर हो रहे हैं उनको अंदर ही बना देता हूं। ये कैप्सिड, RNA फ्रेगमेंट्स और रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज ये अंदर चले गए, अंदर ही लिख देता हूं। कैप्सिड, RNA फ्रेगमेंट और ये साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज गए किधर। और ये हमने स्ट्रक्चर क्या बनाया, ये बेटा जो HIV जो हमारे पास हेल्पर T लिम्फोसाइट्स है उसकी ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये उसका साइटोप्लाज्म है,
क्योंकि हमें कंसर्न इन्हीं चीज़ों से, हम उन्हीं को लेबल कर रहे हैं। साथ में न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस सेंटर में होता है, लेकिन क्योंकि दरमियान में लिखते हैं इस वजह से इसको साइड पे बना रहा हूँ, ये इसका न्यूक्लियस है। ठीक है बेटा, तो ये वो कुछ स्ट्रक्चर हैं किसके, इस हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स का एक सेल है, और उस सेल की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये साइटोप्लाज्म है, और साथ में न्यूक्लियस भी मैंने आपको बता दिया। तो हम देखते हैं कि ये प्रोसेस कैसे कैसे हो रहे हैं। देखें, ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बाहर जो है वो एनवेलप और उसके स्पाइक्स बाहर है। अब बाकी काम हमने देखने हैं। ये अंदर साइटोप्लाज्म है, यहां पर जो है वो कैप्सिड, आरएनए फ्रेगमेंट्स, और साथ में हमारे पास जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ये इसका न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस के अंदर होस्ट का अपना डीएनए मौजूद है। अब क्या होगा, हम कहते हैं कि जो सबसे पहला स्टेप होता है ना, वो तो हमने पीछे देख लिया, वो था अटैचमेंट ऑफ द HIV ऑन द सरफेस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ हेल्पर T lymphocytes which actually bear the CD4 रिसेप्टर बेयरिंग साइट। अटैचमेंट हो गई। अटैचमेंट के बाद हुई एंट्री। अब याद रखिएगा एंट्री कैसे हुई, एंडोसाइटोसिस की मदद से हुई। एंट्री के बाद जो अगला स्टेप हमारी बुक में है वो है अनकोटिंग। क्या है, अनकोटिंग। अनकोटिंग याद रखिएगा साइटोप्लाज्म के अंदर जाके होगी। ये है इसका कोट। अनकोटिंग का मतलब है कोट का रिमूव हो जाना। ये था इसका साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर एंजाइम मौजूद होता है प्रोटीएज। इस प्रोटीएज का काम क्या होता है, प्रोटियोलाइसिस, यानी प्रोटीन की ब्रेक डाउन करवाना। कोट किस चीज से मिलकर बना हुआ है, प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। जैसे इसकी ब्रेक डाउन होगी, इसे हम कैप्सिड का नाम भी देते हैं, तो इससे बनेगा क्या, छोटे छोटे कैप्सोमेयर्स बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, कैप्सोमेयर्स। अब देखिए आपको कैप्सोमेयर्स और स्पाइक्स का स्ट्रक्चर एक जैसा नजर आता है। मैंने आपको कहा कि स्पाइक्स बाहर हैं, लेकिन आप जब अपनी बुक की डायग्राम देखते हैं तो साइटोप्लाज्म के अंदर आपको स्पाइक्स जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है। तो याद रखिएगा ये कैप्सोमेयर्स हैं, ये स्पाइक्स नहीं है। और कैप्सोमेयर्स कैसे बने, कैप्सिड के टूटने से। कैप्सिड कैसे टूटा, प्रोटीएज एंजाइम की मदद से। प्रोटीएज एंजाइम कहाँ था, साइटोप्लाज्म में। किसके साइटोप्लाज्म में, होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर। जैसे ही ये कैप्सोमेयर्स टूटा तो देखिए उसके अंदर कोर मौजूद था। कोर का सारा स्ट्रक्चर जो है वो कहां पे आ गया, साइटोप्लाज्म ऑफ द होस्ट में, जिसमें आरएनए मौजूद है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज मौजूद है। हम उसको बना देते हैं और अब अगला काम शुरू हो जाएगा। ये है कैप्सोमेयर्स छोटे छोटे, यहां पर आरएनए फ्रेगमेंट मौजूद है, यहां पर न्यूक्लियस है। इस आरएनए फ्रेगमेंट को यूटिलाइज करते हुए, यहां पर बेसिकली 2 आरएनए फ्रेगमेंट थे ना, तो हम कहते हैं कि आरएनए से क्या बनता है, डीएनए बनता है। कैसे बनता है, विद द हेल्प ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इसका मतलब है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहां पर हो रही है, ये हो रही है साइटोप्लाज्म के अंदर। आरएनए से डीएनए बनता है, तो हम कहते हैं इस वक्त हाइब्रिड सिचुएशन है, आरएनए भी है, डीएनए भी है। ये जो डीएनए होता है ना, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के अंदर कन्वर्ट होता है, और ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए अब किधर जाएगा, होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा। जैसे ये डीएनए होस्ट के न्यूक्लियस के अंदर जाएगा, तो जाके होस्ट के डीएनए के साथ इंटीग्रेट कर जाएगा, यानी अटैच हो जाएगा। तो उस वक्त जब ये जाके अटैच होगा तो हमारे पास अब डीएनए जो है वो फौरी तौर पे हम कहते हैं कि 2 डिफरेंट, ये समझ ले येलो वाला हमारे पास जो है वो वायरस का डीएनए, नीचे रेड वाला जो है वो होस्ट का डीएनए। तो इंटीग्रेशन से हमारे पास जो डीएनए बना वो कुछ ऐसा डीएनए होगा जिसमें आधा डीएनए जो है वो होस्ट का है और आधा डीएनए वायरस का है, और इसको हम नाम देते हैं प्रो वायरस का। क्या कहा, प्रो वायरस का। देखिए प्रो वायरस और प्रोफेज में यही फर्क होता है, एक है प्रो वायरस और दूसरा है प्रोफेज। प्रो वायरस कब बनता है, HIV लाइफ साइकिल में। प्रोफेज कब बनता है, बैक्टीरियोफेज लाइफ साइकिल में।
प्रो वायरस के अंदर हम कहते हैं किस किस का डीएनए है, वायरल डीएनए प्लस यूकैरियोटिक डीएनए। प्रोफेज के अंदर किस किस का डीएनए है, वायरल डीएनए प्लस बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को क्या कहते हैं, प्रोकैरियोट, तो हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक डीएनए। तो ये आपको दोनों का फर्क पता चल गया कि प्रोफेज और प्रो वायरस में क्या फर्क होता है। तो प्रो वायरस हमारे पास यहाँ पे बन गया। जैसे ही प्रो वायरस बना तो हमने कहा कि अब क्या होगा, जो वायरस है ना ये होस्ट की मेटाबॉलिक मशीनरी को लेगा अपने कंट्रोल में और इससे अब काम करवाएगा अपने, क्या करवाएगा, यहीं पर ये जो डीएनए है ना ये कन्वर्ट हो जाएगा आरएनए के अंदर। और डीएनए आरएनए में कैसे कन्वर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ अ प्रोसेस एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहते हैं उसको, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। जैसे यहाँ पे आरएनए बनेगा, ये आरएनए न्यूक्लियस से रिलीज होके आ जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर। ऐसे अगला स्ट्रक्चर बना देता हूं। हम ये भी लिखेंगे कि होस्ट के साइटोप्लाज्म में कौन कौन से फंक्शन हो रहे हैं, न्यूक्लियस में कौन कौन से हो रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इस वजह से आपको अलग-अलग दिखा रहा हूं। ये आरएनए आ गया किधर, ये वापसी आ गया साइटोप्लाज्म के अंदर। यही जो आरएनए होता है ना इसको यूटिलाइज करते हुए प्रोसेस यहाँ पे होगा ट्रांसलेशन का। और ट्रांसलेशन क्या होता है, आरएनए से प्रोटीन का बनना। और जो प्रोटीन बनेगी वो क्या होगा, वो इसका कैप्सिड होगा, साथ में रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वायरस के स्ट्रक्चर पूरे हो गए। अब ये वायरस ने क्या होना है, इस वायरस ने रिलीज होना है। ये जो रिलीज होगा कौन से प्रोसेस की मदद से होगा, एक्सोसाइटोसिस की मदद से। और जब रिलीज होगा तो इसी होस्ट की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही हम कहते हैं कि एनवेलप और उसका स्पाइक्स भी डिराइव कर लेगा। तो इस तरह से हम कहते हैं कि वायरस जो है वो रिलीज हो गया। और ये जो रिलीज हुआ है, नाउ दैट वायरस इज रेडी टू इन्फेक्ट एन अदर हेल्पर टी लिम्फोसाइट। और इस तरह से बॉडी के अंदर जितने हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होंगे सबको खत्म कर देगा। अब देखें कौन कौन से प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में हुए और कौन कौन से प्रोसेस जो है वो न्यूक्लियस के अंदर हुए। इस डायग्राम के अंदर हम देख लेते हैं। देखिए साइटोप्लाज्म के अंदर आके अनकोटिंग हुई थी, साइटोप्लाज्म के अंदर रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हुई, साइटोप्लाज्म के अंदर एक सिंगल डीएनए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में कन्वर्ट हुआ, यानी रेप्लिकेशन भी हो गई उसी डीएनए की, होस्ट के डीएनए की। साथ में फिर ये डीएनए गया होस्ट के अंदर, वहां पे जाके इंटीग्रेशन हुई न्यूक्लियस में, इंटीग्रेशन के साथ हुई ट्रांसक्रिप्शन न्यूक्लियस में। जब ट्रांसक्रिप्शन हो गई तो फिर ट्रांसलेशन कहां पे हुई, साइटोप्लाज्म में होस्ट के ट्रांसलेशन हो गई। ट्रांसलेशन के बाद हुआ रिलीज, कहां से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इसका मतलब है इंटीग्रेशन ट्रांसक्रिप्शन ये होस्ट के न्यूक्लियस में हो रही है, बाकी जितने स्टेप हैं वो सारे के सारे होस्ट के साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं। तो यहां से मैंने आपको बताया एमसीक्यू लाजमी आता है, तो ये आपने याद रखना। इसके बाद देखिए बेटा, हमने देख रहे हैं कि ट्रीटमेंट क्या है जिसको एड्स हो जाए। एड्स का ट्रीटमेंट है वैक्सीन। और ये वैक्सीन याद रखिएगा एड्स की सिंथेसाइज हो चुकी है और ट्रायल बेसिस पे है। किसी हद तक ये कामयाब भी हो चुका, लेकिन जब हमारी बुक लिखी गई तब ट्रायल बेसिस पे था। तो एमसीक्यू आ जाए तो आपने ट्रायल बेसिस ही अटेम्प्ट करना है, लेकिन ये याद रखना है कि वैक्सीन सिंथेसाइज हो चुकी है। ठीक है बेटा, तो ये था हमने पढ़ा वायरस। वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, बैक्टीरियोफेज का हमने स्ट्रक्चर देखा, वायरस की थोड़ी बहुत डिस्कवरी हमने स्टडी की, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस देखी। फिर हम अपने मेन टॉपिक की तरफ है, वो था रेट्रोवायरसिस। रेट्रोवायरसिस के साथ एचआईवी, एचआईवी का स्ट्रक्चर क्या है, एचआईवी का लाइफ साइकिल क्या है, एड्स क्या होता है, एड्स की साइन एंड सिम्टम्स क्या है, ट्रीटमेंट क्या है। तो बेटा यहाँ तक आपको कोई भी बात समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अपना बेटा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।